इजरायली बमबारी से ईरान ने भारी नुकसान की, भारी नुकसान। दूसरी तरफ फोर्डो न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें आ चुकी हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डिटेल आपसे चाहेंगे। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर जो अटैक हुआ उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं जिसमें धमाका के बाद के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि एंट्री पॉइंट पर नुकसान हुआ है। कुछ अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें एंट्री और एग्जिट इन दो जगहों पर नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, लेकिन फोर्डो को नुकसान कितना हुआ IAEA भी अभी तक कुछ साफ नहीं कर पाया है। एक ये सवाल आपसे, एक और सवाल इस पर प्लीज जवाब दें। आज जो डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हो रहे हैं, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, मॉस्को में पुतिन से मुलाकात होगी अब्बास अराक्ची की, और इस सब के बीच में न सिर्फ मॉस्को से में मुलाकात हो रही है बल्कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कॉल की है। यूरोपियन यूनियन भी बैठक करने जा रहा है। तो ये अपडेट आपसे चाहेंगे। देखो, ऐसा है कि आजकल जब भी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की खबरें आती हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत हमले किए जाते हैं जिसमें जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स है उसे ध्वस्त कर उसे हमेशा के लिए ऊपर से ध्वस्त दिया जाता है। तो इसमें खतरा ये होता है कि ऐसा करते वक्त कहीं रेडिएशन जो है वो बाहर ना आ जाए, और उस बात का ख्याल रखते हुए जो हमला करने वाले हैं उनकी भी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा हो सके सुरक्षित तरीके से एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया जाए और वो हमेशा के लिए समतल कर दिया जाए। फोर्डो के साथ भी अमेरिकियों ने ये करने की कोशिश की है कि रेडिएशन न हो। अभी तक बाकी तमाम जो आसपास के देश है और IAEA ने भी इस बात की तस्दीक की है कि किसी भी तरह का रेडिएशन वहां से नहीं निकल रहा है। तो ये कोशिश एक रही थी जिसको कि अंजाम दिया गया है। कि कितना सफल हो पाए अमेरिकी करने में, ध्वस्त करना उनका मकसद था, लेकिन जाहिर है कि रेडिएशन न फैले ये तो सबका मकसद होता है, उनका भी मकसद रहा होगा। तो फोर्डो और नातांज और इस्फहान इन तीनों जगहों पर, हालांकि बाकी के दो जगहों पर तो पहले से ही हमला हो रखा था, लेकिन फोर्डो को जो खास बात ये कही जा रही है वो ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन रेडिएशन न फैले इस बात की चिंता है। तो रहा सवाल कि इस मामले में जो भी अभी तक हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि हमले एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन उसकी गति, उसका वेग जो है वो आपने भी महसूस किया होगा उस तरह से है नहीं। जितने इजराइल पहले मिसाइल दाग रहा था और जितने ईरान के द्वारा दागे जा रहे थे उसमें बहुत जबरदस्त रिडक्शन हुआ है, कमी आई है। अपने युद्ध को जारी रखने की कोशिश करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एक जिद है, जाहिर है कि वो चलती ही रहेगी, लेकिन क्या इस जिद को, इस लड़ाई को रोका जा सकता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक वैसे तो कल आहूत हुई थी ईरान के अनुरोध पर, लेकिन उसमें कोई पुख्ता बात होती ही नजर आई नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे थे। सीमा ये बात कही जा रही थी रूस और चीन की, पाकिस्तान की तरफ से इजराइल के लिए, तो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है कि अमेरिका ने कहकर एक तरह से चेताया है ईरान को। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई विश्व समुदाय के पास इस बात का सलूशन है कि वो धीरे धीरे बातचीत के जरिए जो एक हालात बन रखा है उसे खत्म करे, अशांति को खत्म करे। और इस प्रयास में देखिए रूस और चीन और अमेरिका, इन सब देशों की बहुत बड़ी भूमिका है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की भूमिका है, लेकिन उन भूमिकाओं को वो करते नजर नहीं आ रहे हैं। वो पक्षपात वाला जो फैक्टर है इस पूरे मामले में हावी दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा आज अरागची अगर मॉस्को जा रहे हैं तो वहां पर एक पार्टनर के तौर पर बात करेंगे, एक ऐसे देश के तौर पर रूस के राष्ट्रपति उनसे बात नहीं करेंगे जो कि बीच में खड़े होकर के दोनों पक्षों को टेबल पर लाता है। लेकिन सवाल यहाँ यही हो जाता है मकसूद कि अगर आप पार्टनर हैं तो फिर आपने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? क्या आप ईरान को उस तरह से साथ देते नजर आए जैसे इजराइल को अमेरिका साथ देता नजर आया? जी, बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बना रखें तमाम अहम बैठकों पर जो कि अलग अलग जगहों पर हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल नजरें बना रखें और इस सबके बीच समझिए दरअसल दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी, या फिर यूं कहिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। भारतीय समय के मुताबिक तड़के 4:10 पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने, फाइटर प्लेन ने ईरान के इन तमाम जगहों पर स्ट्राइक किए। अब ये देखिए पूरी टाइमलाइन दरअसल इस मैप के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये दरअसल व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस है जो मिसौरी में मौजूद है।
यहां से उड़ान भरी गई एयरफोर्स स्टेशन पर, ये उड़ान भरी और ये देखें 21 जून को ये उड़ान यहां पर भरी गई थी। और जो ईडीटी यहां पर बताया जा रहा है कि ईस्टर्न टाइम जोन, जो कि कल पेंटागन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से जब ब्रीफिंग हो रही थी, उन्होंने वहां के टाइम जोन के हिसाब से बताया था और टाइम जोन यहां पर मेंशन भी है। लेकिन 21 जून को कैसे उड़ान भरी गई थी सुबह के वक्त में, ये वहां का ईडीटी है। यहां से उड़ान भरते हुए इस एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ये आप देखिए, ये B2 बॉम्बर्स यहां पर हैं। B2 बॉम्बर्स की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 B2 बॉम्बर्स व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से, जो कि मिसौरी में मौजूद है, वहां से इन्होंने टेक ऑफ किया। ईडीटी यानी कि ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से सुबह के लिहाज से ईडीटी ईस्टर्न टाइम जोन और इंडियन टाइम जोन में 9.5 घंटे का फर्क है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आखिर में फिर इसको लेकर टाइम का कंफ्यूजन ना रहे। ये 7 B2 बॉम्बर्स यहां से टेक ऑफ करते हैं मिसौरी से। इसके बाद ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरते हुए लगातार ये यहां पर इस वक्त पहुंचते हैं और इस एयर स्पेस का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब इनका टारगेट दरअसल ईरान है, लेकिन ईरान तक पहुंचने के लिए इन्हें बाकी यहां तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को जो क्रॉस करते हुए इस सीमा में यहां पर दाखिल होते हैं। और जो एयर स्पेस यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल टर्की से लगती हुई सीमा से ये यहां पर अंदर एंटर करते हैं और इसके बाद ये यहां टर्की में एंटर करते हुए इसके बाद ये अटैक यहां पर होगा। अब इसको दरअसल ये पूरे टाइम जोन को समझते हुए आप ये ईरान के अंदर यहां पर दाखिल होते हुए इसे देखिए। दूसरी तरफ अब आप इसको समझिए, एक तरफ यहां पर B2 बॉम्बर के जरिए जो GBU-57 है, जो कि अटैक यहां पर किया गया था फोर्डो पर, 3 अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया था, वो ईरान है। अब यहां पर ये B2 बॉम्बर्स यहां पर एंटर कर चुके हैं। इसको सिक्योरिटी देने के लिए जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं वो यहां पर मौजूद है, जो कि उसको न सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं बल्कि एयर टू एयर यहां पर रिफ्यूलिंग के लिए भी लगातार इसको फ्यूल दिया जा रहा है, क्योंकि 18 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये पेंटागन ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कल ही यहां पर साफ कर दिया था। तो इस 18 घंटे की इस पूरी उड़ान को समझिए, क्योंकि ईडीटी के हिसाब से शाम को 6:10 पर यह अटैक हुआ और भारतीय समय के मुताबिक ये सुबह 4:11 पर अटैक हुआ था। ये 9.5 घंटे का डिफरेंस इसीलिए यहां पर आ रहा है। एक तरफ B2 बॉम्बर के जरिए अटैक हो रहा है 3 जगहों पर, जो फोर्दो है, नतांज है और इस्फहान है। तीनों जगहों पर जब ये हमले हो रहे थे तो यहां पर जो अमेरिका की जो वॉरशिप यहां पर थी समंदर में, इस वॉरशिप के जरिए टॉम हॉक मिसाइल दागी गई हैं। ये वॉरशिप को समझिए, ये वॉरशिप है, इसने अटैक किया टॉम हॉक मिसाइल से, और 1 2 3 नहीं बल्कि टॉम हॉक मिसाइल दरअसल 30 की तादाद में यहां पर दागी गई हैं, क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल जो है उसकी रेंज ज्यादा होती है। तो यहां पर जो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त वॉरशिप तैनात है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, उसकी तरफ से यहां पर जहाज से, यानी कि जो उसकी वॉरशिप है उससे यहां पर अटैक किए गए टॉम हॉक मिसाइल के जरिए, यहां पर दागी गई है। इस्फहान को पूरा जो न्यूट्रलाइज किया है, या इस्फहान पर जो अटैक हुआ है वो टॉम हॉक मिसाइल के जरिए हुआ है। B2 बॉम्बर्स ने यहां पर GBU-57 को गिराया है बैक टू बैक फोर्डो में। तो GBU-57 जरूरी था यहां पर फोर्डो में उड़ाने के लिए। 2 GBU-57 गिराए गए हैं यहां पर, 2 GBU-57 यहां पर गिराए गए हैं दरअसल नतांज में भी, और बाकी टॉमहॉक मिसाइल से यहां पर अटैक हुआ। तो ये पूरी टाइमलाइन जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, 18 घंटे के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब वो सोशल मीडिया पर लिख भी दिया गया है कि मिसौरी में जहां से इन्होंने उड़ान भरी थी, ये ऑपरेशन अंजाम देने के बाद मिसौरी फिर से पहुंच चुके हैं उनके तमाम B2 बॉम्बर्स, और अपनी सेना की एक बार फिर से उन्होंने यहां पर तारीफ की है। लेकिन कैसे ये हमला हुआ है वो भी देखिए और ईरान का रिटेलिएशन भी देखिए।